सब बोल बता दो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है घर से पढ़ाओ अभियान लॉकडाउन पीरियड के दौरान चल रहा है और उसी श्रृंखला में आज हम सामाजिक अध्ययन विषय की पुस्तक समकालीन भारत भाग 2 भूगोल के प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास संसाधन एवं विकास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन का सीधा अर्थ है वस्तु। संसाधन का सीधा अर्थ क्या है? वस्तु। अगर हम परिभाषिक रूप से परिभाषा देना चाहें तो परिभाषा ये है हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे वस्तुएं जिनका प्रयोग हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। अब बात आती है वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी बात, हम मानव खुद एक संसाधन है। जैसे हमें अपनी ज़रूरतों के लिए अपने भाइयों की, अपने माता पिता की, अपनी बहनों की, अपने साथियों की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहले मानव, सारा प्राणी जगत जिसमें जीव जंतु, मत्स्य और वनस्पति जगत, जिसमें पेड़ पौधे आदि सम्मिलित हैं, और इनके अलावा मृदा, मिट्टी, धातुएं, व खनिज आदि। सारे बच्चे संसाधन की परिभाषा को अपनी कॉपी में नोट करें। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विकास का क्या अर्थ है। संसाधन, वस्तुएं एवं विकास का अर्थ है कि उन वस्तुओं का सोच समझकर उचित मात्रा में प्रयोग करना, ये विकास कहलाता है। बात आ गई होगी समझ में कि संसाधन एवं विकास का अर्थ क्या है। अब ये सभी बच्चे संसाधन की परिभाषा को अपनी कॉपियों में नोट करें। अब आते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2, समाप्यता के आधार पर।
नंबर 3, स्वामित्व के आधार पर और नंबर 4, विकास के सतत के आधार पर। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव एवं अजैव। जैसा कि जैव शब्द से प्रकट हो रहा है, यानी जिन संसाधनों के जान होती है, जो जीवित होते हैं, उन्हें जैव कहा जाता है। इसमें जैव संसाधनों में मानव, प्राणी जगत, पशु जगत सभी सम्मिलित हैं। और ये जो जैव संसाधन है, ये रिसाइकिल होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। अब आते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधनों में वो संसाधन है जो लाखों वर्षों की समय बीत जाने के बाद उत्पन्न होते हैं और वे जीवित नहीं हैं, यानी वे निर्जीव हैं, जैसे खनिज, धातुएं और मृदा आदि। अब आप समझ गए होंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव एवं अजैव। अब आते हैं समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी जिनको पुनः बनाया जा सके, जैसे जल, सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा। और अनवीकरणीय जिनको पुनः नहीं बनाया जा सकता, और यदि बनाए भी जाएंगे तो बहुत लंबे समय बाद। अनवीकरणीय संसाधनों में के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं धातुएं और जीवाश्म ईंधन। धातुएं एक अनवीकरणीय संसाधन में, धातुएं एक ऐसा संसाधन है जो बहुत लंबे समय बाद जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, जो बन सकती है। परंतु जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधनों में ऐसा संसाधन है जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम उनकी परिभाषा दे सकते हैं। नवीकरणीय वे संसाधन जिनको आसानी के साथ पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वे संसाधन जिनको पुनः प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़े, या जिनको पुनः बिल्कुल प्राप्त ना किया जा सके, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज पदार्थ, एक बार उनका दोहन करने के पश्चात उनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब बच्चों तीसरे नंबर पर आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निजी, नंबर 2 सामुदायिक। निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन। नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन। और नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए, निजी मीन्स अपना, वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, उन संसाधनों को निजी संसाधन कहते हैं। जैसे ये घर है, ये मेरा घर है, मैं
घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत अपने घर से पढ़ा रहा हूँ और इस घर का मालिकाना हक मेरे नाम है, तो ये मेरा घर निजी संसाधन में आता है। जमीन जिस पर मैं खेती करता हूँ वो भी निजी संसाधन में आती है। तुम्हारा घर वो भी निजी संसाधन में। इसी तरह अगर हम बात करें सामुदायिक संसाधन की, वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार ना हो करके पूरे समाज का, पूरे समुदाय का अधिकार हो, उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे तालाब, जैसे चरागाह, जैसे सामलात भूमि, ये सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। अब आते हैं हम स्वामित्व के आधार पर संसाधन के तीसरे भाग पर, राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिन पर देश का स्वामित्व हो उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। हालांकि निजी एवं सामुदायिक संसाधनों पर भी राष्ट्र का अधिकार होता है, जब चाहे देश निजी और सामुदायिक संपत्ति को राष्ट्र हित में प्रयोग करने के लिए अधिग्रहित कर सकता है। जैसे सड़कें निकालना, नहरें निकालना, रेल की पटरियां निकालना, तो उनके लिए किसी भी व्यक्ति की भूमि को अधिग्रहण करने का अधिकार या किसी भी समुदाय की भूमि संपत्ति को अधिग्रहण करने का अधिकार राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्र देश के पास होता है, जो राष्ट्रीय संसाधनों में आता है। उसके अलावा किसी भी देश की आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक संपत्ति, किसी भी देश की सीमा, वन अभयारण्य, नदियाँ, पर्वत आदि सब राष्ट्रीय संसाधनों में आते हैं। और हाँ, जहाँ तक कि किसी भी देश की तटीय सीमा से 12 नॉटिकल माइल्स अर्थात 19.2 किलोमीटर की दूरी तक समुद्र में जो संसाधन पाए जाते हैं वो भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे बॉम्बे हाई समुद्र के अंदर है, लेकिन वो उस सीमा के अंदर है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार हमारे भारत देश के अंदर आती है, और वहाँ से पर्याप्त मात्रा में तेल निकाला जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चौथे नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय समिति या यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं कर सकता, वो संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और वे ये संसाधन वो होते हैं जो तटीय सीमा से 200 किलोमीटर दूर क्षेत्र में होते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, जिनको विभिन्न राष्ट्र आपसी सहमति या अंतर्राष्ट्रीय अनुमति के आधार पर प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संभावी संसाधन और नंबर 2 विकसित संसाधन। संभावी एवं विकसित। बात आती है संभावी। संभावी मीन संभावना। जिन संसाधनों की संभावना अधिक मात्रा में हो और उनका उपयोग नहीं किया गया हो, उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में मरुस्थलीय इलाका है, गुजरात में कच्छ की रण तटीय क्षेत्र है, कच्छ की रण में रेतीला क्षेत्र भी है, जिसमें पवन ऊर्जा और तापीय ऊर्जा के विशाल स्रोत हैं, जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं। ये संभावी संसाधन कहलाते हैं। अब आती है बात विकसित संसाधनों की। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा एवं गुणवत्ता आंकी जा चुकी है, यानी उनके बारे में कि कितना खनिज यहाँ पर मौजूद है और वो किस क्वालिटी का है, किस स्तर का है। ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे बॉम्बे हाई में खनिज का भंडार, उसका आकलन किया जा चुका है। ये संसाधन संभावी एवं विकसित संसाधन के तहत विकसित संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि संसाधनों का महत्व हमारे लिए क्यों है। सबसे बड़ी बात, तो ये सब आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे और फिर इनके ऊपर कल विस्तृत रूप से हम एक एक पॉइंट्स को लेकर के दोबारा से फिर इन पर हम गहन चर्चा करेंगे।
अब बात आती है संसाधनों का महत्व। संसाधनों के महत्व में हमने अभी पढ़ा कि जिस क्षेत्र में या जहां किसी देश में जितने अधिक मात्रा में संसाधन उपलब्ध होंगे वह देश उतना ही विकसित या विकासशील या आर्थिक रूप से मजबूत कहा जाएगा। नंबर 1, संसाधनों का महत्व। संसाधन मानव जीवन का आधार है। मानव जीवन का आधार है। यदि हमारे पर्यावरण में आसपास हमारी जरूरतों के लिए वस्तुएं नहीं होंगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। जैसे अगर हम बात करें जल और वायु ना होंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। नंबर 2, आर्थिक उन्नति का आधार। नंबर 3, रोजगार एवं जीविका का आधार। देखिए, अगर हम आर्थिक उन्नति की बात करें, जिस देश के पास, जिस व्यक्ति के पास जितनी प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में संसाधन होंगे वो व्यक्ति उतना ही आर्थिक उन्नति करेगा, और जिस देश के पास अधिक संसाधन होंगे वो देश भी उतना ही आर्थिक रूप से प्रगति करेगा। न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी वह तरक्की करेगा। नंबर 3, रोजगार एवं जीविका का आधार। संसाधन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। जैसे जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में या बड़ी बड़ी कंपनियों में या सरकार में कोई नौकरी नहीं मिलती, लेकिन अगर वो बेचारे हमारे यहाँ वन संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं तो वो वनों में कटाई करके या वनों से अन्य फल इत्यादि प्राप्त करके अपनी जीविकाएं चला सकते हैं, और इस प्रकार लोगों के लिए संसाधन जीविका का आधार भी हैं। नंबर 4, उद्योगों की आधारशिला। जिस देश में या जिस क्षेत्र में जितने अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे वहां पर उतने ही अधिक मात्रा में उद्योग विकसित हो सकते हैं। जैसे अगर हम झारखंड की बात करें, हम झारखंड में पर्याप्त मात्रा में कोयला और लोह उत्पादन होता है। वहां पे टाटा स्टील जैसे बड़े बड़े प्लांट हैं, जो इस बात को साबित करता है कि संसाधन उद्योगों की आधारशिला है। नंबर 5, खोज एवं तकनीकों को प्रोत्साहन। खोज व तकनीकों को जिन देशों में, जिन क्षेत्रों में अधिक संसाधन होंगे वहां पर लोग उनसे और अधिक प्राप्त करने की चाहत में अनेक नई खोजें करेंगे और नई नई तकनीकों को सीखेंगे, नई नई तकनीक प्रयोग में लाएंगे ताकि उन खनिजों से, उन संसाधनों से और आर्थिक लाभ उठाया जा सके और सुविधाएं प्राप्त की जा सके। नंबर 6, भूमि की सुंदरता को बढ़ाते हैं। संसाधन भूमि की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। जिस क्षेत्र में अधिक वन होंगे, जिस क्षेत्र में अधिक नदियां होंगी, जिस क्षेत्र में पानी प्रचुर मात्रा में होगा वहाँ पर हरियाली छाई रहेगी और वो हरियाली भूमि की सुंदरता को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा पाठ हमारा संसाधन एवं विकास के अंतर्गत
संसाधन क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और संसाधनों का क्या महत्व है। जो ये आपको आज पढ़ाया गया है, आप इसको अपने नोटबुक में, कॉपी में आप लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे। इस आधार पे हम आगे की कार्रवाई कल पूरी तरह डिटेल में पढ़ेंगे।